नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत ही समृद्धशाली परंपरा है और हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता की ताकत ही भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाती है। और हमारी भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है जनजातीय संस्कृति भी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जनजातीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास पर कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 15 नवंबर को प्रतिवर्ष गौरवशाली जनजातीय दिवस मनाने का निर्णय भी लिया है। हमारी जनजातीय संस्कृति के समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। इस विषय पर चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे साथ जनजातीय मामलों के विशेष अनुभवी विद्वान डॉक्टर मन्ना लाल रावत। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं सर, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में भी जिक्र किया कि हमारी जनजातीय संस्कृति का गौरवशाली इतिहास रहा है और आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से रूबरू कराना बेहद ज़रूरी है। और उन्होंने एक बहुत ही अहम जो निर्णय लिया है समृद्धि के लिए, विकास के लिए जनजातीय संस्कृति की, कि 15 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है, उसे प्रतिवर्ष जनजातीय गौरवशाली दिवस के रूप में मनाया जाएगा भारत में। आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से भारत के जनजातियों के बारे में सोचा है, गौरवशाली इतिहास के बारे में सोचा है, तो ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति का जो बुनियाद है, बुनियादी जो तत्व हैं संस्कृति के, वे सारे के सारे उभर कर उन पर एक नया विमर्श खड़ा होगा और एक बहुत ऐतिहासिक साक्ष्य जैसा रहा है। और ये कहा जाता रहा है कि जनजातियों के इतिहास को कहीं न कहीं इग्नोर किया गया है, लिखा नहीं गया है। उस पर एक बहुत बड़ा चिंतन शुरू हुआ है। आप ये देखेंगे कि इस कदम के माध्यम से सारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वे निकल कर आएंगे, चाहे वे पूर्वोत्तर राज्यों के हो, चाहे मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के हो, समूचे भारत के जगह जगह से जितने भी क्रांतिकारी वीर हुए हैं, उन्होंने अपनी जो सांस्कृतिक बातें हैं, चेतना जागरण है, उसको साथ में लेकर जो काम किया है देश की संस्कृति के लिए, सभी के लिए, समग्र समाज के लिए, वे सारे निकल कर सामने आएंगे। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक कदम है और न केवल ये जनजातियों के गौरव का विषय, बल्कि जनजातियों के गौरव के माध्यम से भारत के आम नागरिक और हम सभी के लिए गौरव की बात। जी जी। एक और अहम बात जो उन्होंने कही कि 15 से 21 नवंबर को ये जो पूरा सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह में देश भर में जनजातीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, देश भर में अलग अलग इलाकों में। तो इस तरह के प्रयास को आप कैसे देखते हैं और खासकर किस तरह के कार्यक्रम आयोजन होंगे और युवा किस तरह से इस तरह के कार्यक्रमों को देखते हैं? निश्चित रूप से हेमलता जी, इसमें यह है कि ये जो पूरा एक सप्ताह है, उसमें पहला जो आयोजन था एक तरह से 15 नवंबर ही अपने आप में पहली बार ऐसा देखा गया है कि ठेठ गांव तक ये बात पहुंची है कि जनजातियों के गौरव की चर्चा क्यों होनी चाहिए। और इसमें विमर्श भी खड़ा हुआ है कि हम सभी जब भारतवासी एक हैं, चाहे कोई गांव में रह रहा हो, चाहे कोई वन में रह रहा हो, कोई नगर में रह रहा हो, हम सभी भारतवासी हैं। ये एक जो बात है, इस बात को लेकर हम लोगों ने एक चिंतन शुरू किया है, विमर्श खड़ा हुआ है, बात शुरू हुई है। तो वे सारे प्रेरणा के तत्व जो आज़ादी के दौरान हमारे राष्ट्र के बलिदान से संबंधित बातें रही हो, या कि हमारे तीज और त्योहारों में बातें रही हो, चाहे गीत में हो, चाहे लोक गाथाओं में हो, सब जगह बिखरी पड़ी हैं। वे सारे के सारे उन पर एक नया चिंतन शुरू हुआ है, वे निकल कर सामने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि एक जमी हुई जो धूल जम गई थी कहीं, वो सारी की सारी उस एक गोल्डन जो एक ग्लास है उससे दूर हो रही है। एक चमत्कारिक ढंग से हम सब लोगों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा नजर आ रही है। ये जो चिंतन है समाज में सबको बांधता है, सबको एक सूत्र में बांधता है और फिर ये लगता है कि शायद हम सब लोग एक ही समान तरह के विरासत के वाहक हैं और उस बात पर चर्चा हुई है। युवाओं में एक नई बात शुरू हुई है, युवा गीत गाने लगा है जी। युवा एक हीनता की भावना उससे दूर होने लगा जी। युवा इस बात पर खड़ा हुआ है कि मानगढ़ पे भूरेटिया नहीं मानो रे नहीं, या कि महारानी दुर्गावती की बात करने लगा। हाँ, वो बातें करने लगे। वो ठेठ वागड़ी में बात कर रहा है आज की तारीख में, वहाँ के। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने अभी तक की शिक्षा की पद्धति रही है, उसमें संभवतः जो मूल संस्कृति है, जो अपने मातृभाषा की बातें हैं, बोली की बातें हैं, उसे शायद कहीं न कहीं थोड़ा सा यूं मानते थे कि नहीं, ये पिछड़े हुए लोगों की बातें हैं। अब इस तरह के प्रयास से अब जरूर बदलाव आएगा। एक और अहम बात जानना चाहेंगे आपसे, जैसे जिस तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं, बिरसा मुंडा जी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने याद किया मन की बात में हाल ही में, और उन्होंने जिक्र किया कि हमारी प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए उनका बहुत ही विशेष जुड़ाव था। और ये 15 नवंबर उन्हीं की जयंती है जिसको कि प्रतिवर्ष गौरवशाली जनजाति दिवस मनाया
बनाया जाएगा। जी। तो बिरसा मुंडा जी का जो योगदान है देश के लिए, उसको युवा किस तरह से देखें, युवा ही नहीं आम लोग भी किस तरह से देखें, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बनाने में इस तरह के जितने भी बलिदान हुए उनका बहुत अहम योगदान रहा। जी हाँ, जी हाँ। स्वतंत्रता का जो हमारा जो आंदोलन है इस देश में, और उसका कई घटनाएं हैं। 1857 हमारे लिए एक ऐसी एक तारीख है, एक ऐसा आंदोलन है जिसको हम भारत की स्वतंत्रता का पहला एक स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। परंतु उससे पहले लगभग 1757 में ही अंग्रेजों को यदि किसी ने ललकारा था तो जनजाति नायकों ने ललकारा था। लेकिन वे सारी बातें, वे सारी कहानियां अंग्रेजों के दस्तावेज में दब गई या लोक गाथाओं में आज की तारीख में बिखरी हुई थी। उन सभी पर एक बात, की कमी की वजह से या लोग जनजाति जो लोग थे वो उतने शिक्षित नहीं थे, तो वो साहित्य को हाँ, वो सारी बातें रही हैं। उसमें कई चीजें हुई, एक बड़ा नैरेटिव भी था, अंग्रेजों ने जो लिखा उसके आधार पर ही शोध अनुसंधान हुए। लेकिन आज जब हम भारत की दृष्टि से चर्चा करना शुरू कर रहे हैं तो ये सारी बातें निकल कर आई। इसी में ही धरती के आबा बिरसा मुंडा जी निकल कर आते हैं। धरती पे आबा का मतलब वे सेवा भाव में इतने तत्पर रहते थे। आयुर्वेद का ऐसा उनको गुणीजन वाला जो ज्ञान था उनके पास, तो उन्होंने अपने जो क्षेत्र था झारखंड का, छोटा नागपुर का क्षेत्र, खूंटी के आसपास का जो क्षेत्र था, उसमें उन्होंने बहुत सेवा कार्य किए थे। और लोगों ने देखा कि इनके अंदर एक चमत्कार है जी। उनकी सेवा भाव में भी, उनकी बातों में भी, और उनकी जो संगठनात्मक शक्तियां थी उस सभी में, वे सभी को प्रेरित करते थे, बांधा। और उन्होंने अपने सिर्फ 25 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में उन्होंने 6000 की सेना खड़ी कर दी थी। 25 साल की उम्र में उनको शहादत मिली जी। बाकायदा रांची जेल में वो उनको अंग्रेजों ने कथित रूप से उनको जहर दे दिया गया, उनको देवलोक गमन हो गया। इस बीच में उन्होंने जितने भी शिक्षाएं छोड़ी दी हैं, जन जागरण की बातें की हैं, आंदोलन खड़ा किया है, और इस राष्ट्र के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे की धर्म से बढ़िया है स्वधर्म जी, गौ माता की सेवा, इस तरह के सूत्र दिए। बकायदा उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की बात की। उनका पूरा आंदोलन ही जंगल के आसपास ही था। हम जैसा आज के दौर में हम देखते हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने की आज के दौर में बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है। तो हमें कहीं ना कहीं जनजातीय संस्कृति से ये सीखने की जरूरत है। हम आम लोगों की बात करें या आज के जो युवा हैं, जो हम प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग उतना नहीं ठीक से करते हैं, तो उनके लिए किस तरह से जनजातीय संस्कृति एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है? निश्चित रूप से आज का दौर ऐसा है जिसमें जलवायु परिवर्तन के बहुत इश्यूज हैं, पर्यावरण की हानि के इश्यूज हैं, वन खत्म हो रहे हैं। उसमें जनजातियों का पूरा परिवेश ही वनों के साथ ही रहा है। एक तरह से धरती को वो माता मानते हैं, वन को वनराज मानते हैं, भगवान शिव का स्थान मानते हैं, प्रकृति से पहाड़ को गहरा जुड़ाव है, गहरा जुड़ाव रहा है। और ये जो जुड़ाव है वही जुड़ाव पूरे अखिल समाज में आया है। ऐसा रामधारी सिंह दिनकर साहब भी कई जगह एक उल्लेख करते हैं इस बात का। प्रकृति पूजक का मतलब सिर्फ जो है पहाड़ नदी पूजा ऐसा नहीं है, और सिर्फ वन को पूजा और ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से प्रतीक बनाकर हमारी संस्कृति के जितने भी प्रतीक हैं उन सभी को अपने सामने रखा है। निराकार जो स्वरूप था उसको पूरी संस्कृति में हम लोग जो साकार रूप देते हैं, वनराज का है। यहाँ तक कि वन के अंदर सूखी लकड़ी लेने के लिए भी अगर जनजाति समाज का कोई व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले वनराज को नमस्कार करता है कि मेरे आपकी यहाँ से मैं एक लकड़ी लेके जा रहा हूँ, वो मेरी आवश्यकता के अनुसार लेके जा रहा हूँ और परमिशन लेके जा रहा हूँ। ये जो भावना है, कृतज्ञता व्यक्त करना, इतना व्यक्त करना, और नदी को माता के रूप में देखना, पर्वत को अपने भगवान के साक्षात रूप के रूप में कहीं ना कहीं आज के युवाओं को ये जनजातीय संस्कृति से सीखने की जरूरत है कि पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन करना या सिर्फ बैठकर बात करना नहीं, उसे व्यवहार में लाना आज की महती आवश्यकता है। सर निश्चित रूप से एक और बात आपसे मैं करना चाहूंगी, जैसे 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती तो है ही, झारखंड का स्थापना दिवस भी है। तो एक तरह से झारखंड एक अग्रणी राज्य होगा जनजातीय संस्कृति के विकास में सामने आने के लिए। तो दूसरे राज्यों को भी जोड़ने के लिए, दूसरे राज्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर भारत सरकार ने एक बहुत अहम मिशन जो शुरू किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ सिस्टर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट प्लान किया गया है। तो इसके तहत एक दूसरे की संस्कृति को राज्य जानेंगे, एक दूसरे की संस्कृति के साथ मेलजोल बढ़ेगा। तो आप किस तरह से देखते हैं कि झारखंड का जो पूरा एक प्रांगण है जो जनजातीय संस्कृति को समर्पित है, वो किस तरह से देश में अपनी भूमिका निभाएगा? निश्चित रूप से जो हिंदुस्तान की जो जनजातियां हैं, अलग अलग जगह लगभग 9 करोड़ के आसपास जनजातियां इस देश में निवास करती, 9% के आसपास। तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जितने भी टफ पहाड़ी, कंदराएं, नदियां, वन, वहां पर निवास करती हैं। झारखंड का इसमें काफी बड़ी भूमिका है, झारखंड का इतिहास में भी काफी बड़ी भूमिका है। तो वहां का जो चिंतन है वो प्रेरित करता है, सभी को जोड़ता है। और आज जब समय यह है कि हम एक दूसरे से सीखें, या कि हमारी
जो जुड़ाव के, विविधता में एकता वाले जो एकता के जितने भी सूत्र हैं उन सभी को उजागर करके हम सभी के सामने रखें, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के, एक परिवार के, एक किसी समुदाय के हो सकते हैं। ये बात तो देखने में हमें विजुलाइज होती है, लेकिन वास्तव में ये सभी की अगर जोड़ करते हैं तो इस देश की, हमारे राष्ट्र की धरोहर है। इन सभी धरोहर को एक राज्य को दूसरे के साथ में समन्वय करते हुए सामने लाने की जरूरत है। जैसे राजस्थान में मानगढ़ धाम की घटना की बात करें तो ये जो घटना है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से जुड़ी हुई है, एकदम बॉर्डर पे, ना केवल भौगोलिक क्षेत्र में, लेकिन उस आंदोलन में तीनों राज्यों की भावनाएं, तीनों राज्यों के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आजादी के टाइम में जिन्होंने शहादत दी थी, वो इन तीनों राज्यों के जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसी काफी सारी घटनाएं हैं। कमलावती की घटना दे दें या फिर महारानी दुर्गावती की घटना कहें, तो ये सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, प्रेरणा लेने वाली। जी सर, एक और अहम कदम जो भारत सरकार ने उठाया, हाल ही में पूरे देश में 10 जनजातीय संग्रहालय खोलने की भी मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने। तो इस तरह के संग्रहालयों में किस तरह से जनजातीय संस्कृति का संरक्षण होगा और इस तरह के संग्रहालय से किस तरह से आम लोग संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं? क्योंकि आम लोगों को, मैं इसलिए बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आम लोगों के बीच में जनजातीय संस्कृति को लेकर उतनी जागरूकता नहीं है, वो मुख्य धारा से कहीं कटे हुए हैं शायद। तो आम लोगों तक उनकी पहुंच कैसे बन पाएगी, कैसे जुड़ पाएंगे? निश्चित रूप से इस बात को जब हम चर्चा करते हैं कि जनजातियों की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है या नगरीय संस्कृति, जबकि वो एक है, ये सब एक है, लेकिन एक नजरिया, एक नैरेटिव की बात हुई है, ऐसा गढ़ा गया है। इसमें 2-3 बातें ऐतिहासिक तौर पर रखना बहुत जरूरी है सभी के सामने। एक तो ये कि अंग्रेजों ने जो जनजातीय क्षेत्र था उसको डीनोटिफाइड क्षेत्र घोषित किया था। ना तो कोई बाहर से वहां जा सकता था, ना ही जनजातीय समाज के लोग बाहर जा सकते थे। दूसरा, उन्होंने ये कर दिया कि जो फॉरेस्ट था उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था 1882 के एक्ट के तहत। तो एक ये कह दिया गया कि ये जो फॉरेस्ट है ये तो सरकार की संपत्ति है, तो जनजातियों का वहां से एकदम अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा लगा कि मां से पिछुड़ गया बेटा, ऐसा हुआ। तीसरा, जरायम पेशा कानून लागू किया था। जरायम पेशा कानून लागू करने की वजह से एक नजरिया सभी समाज के सामने आया और अंग्रेजों ने जबरदस्ती गढ़ा है। डिवाइड इंडिया फोर्सेस के नाम से कह दें या फिर डिवाइड एंड रूल के नाम से कह दें, उन्होंने अपनी नीति के तहत अपने बेसिक उद्देश्यों के लिए किया होगा। लेकिन इस जरायम पेशा कानून के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि जनजातियां जन्मजात ही अपराधी जातियां हैं। तो ये जो बातें निकल के आई, तो ये नजरिया बाद में जाके रिकॉर्ड में आया, साहित्य में आ गया और साहित्य लिखने वालों ने ये कर दिया। तो एक नजरिया ये हो गया कि चलो ये तो कोई और दुनिया शायद है, और हम एक अज्ञानता या एक जो अभाव वाली दुनिया है, जो गरीबी है, उसकी वजह से अपन ये मान के चलते हैं कि चलो ये एक अलग ही दुनिया है। एक जिसको बोलते हैं ना कि अभयारण्य वाला, कहते हैं अजायब घर वाला अवधारणा कहते हैं, विचारधारा कहते हैं, उसकी वजह से एकदम ताना बाना टूटा है पिछले सालों में, और ऐसी समरस भाव वाली जो बातें थी वो टूटी है। लेकिन ये देखिएगा कि जब जब भी इतिहास में संकट का समय आया, चाहे प्रभु श्री राम के टाइम में संकट का समय आया हो, तो जनजातियों ने प्रभु श्री राम की सेना में शामिल होकर फिर साथ में लड़े और जिनके खिलाफ भी युद्ध लड़ना था बोले। फिर उसके बाद आप देखिए कि महाराणा प्रताप के टाइम में देखिए जब वो सारी की सारी चीजें उनके पास, वन में संरक्षण दिया, राणा पूजा भील उनके साथ में खड़ा था पूरी बकायदा। और ऐसा का ऐसा जो है घटना आप देखेंगे कि सोमनाथ का जो आक्रमण, जो 17वां आक्रमण हुआ, उस टाइम 60,000 भील सैनिक तीर और धनुष लेकर आक्रांता का सामना करने। हमारे आजादी के अमृत महोत्सव में हम ऐसे महानायकों को याद कर रहे हैं, बिरसा मुंडा जी उनमें से एक है। तो हमारे तो आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से पूरी लिस्ट जब देखेंगे, सूची जब देखेंगे, तो आप निकल के आएंगे कि तात्या भील की बात हुई है क्या? बिल्कुल। क्या मानगढ़ धाम में जो 1500 से ज्यादा जनजाति भक्तों ने अहिंसक तरीके से आंदोलन करते हुए अंग्रेजों के बंदूकों और तोपों का सामना करते हुए शहादत दी थी, क्या वो ढंग से आई है क्या? हाँ, ये बात जरूर है कि बिखरी हुई कहानियां कहीं ना कहीं हैं। कहीं धूनी दपे तीर के नाम से कोई नोवेल है, कहीं रूप सिंह भील की एक किताब है, कहीं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद भटनागर जी की एक किताब है। ऐसे कुछ है जरूर, लोग जरूर रूबरू होंगे जनजातीय संस्कृति से। सर, आपने भी बहुत सारी पुस्तकों की आपने रचना की है जनजातीय संस्कृति के, आप काफी जुड़ाव है आपका, आप खुद भी प्रतापगढ़ जिले से आते हैं राजस्थान के। तो आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का शोध आपने किया जनजातीय मामलों पर, और किस तरह से आपने अध्ययन किया और किस तरह से देखते हैं आप इस संस्कृति? जी, अध्ययन अध्यापन का एक शौक रहा है, और जब विषय का चयन कर रहे थे तो एक विषय निकल कर आया, तो हमारे जो मार्गदर्शक थे उन्होंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट आप तय कर लीजिए। तो मैंने अपने आप को ये सोचा कि हमारी अनुभूतियां हैं वो शायद कहीं ना कहीं एकदम उनको उचित स्थान नहीं मिला है। और दूसरा,
जब जनजाति विषय को चयनित किया मैंने कि किस तरह से जो लोक नीति है, सरकार की नीतियां, उसमें जनजाति कैसे भागीदारी निभाती है, इस विषय को जब लिया तो ऐसा लगा कि मैं अपने आप को खोज रहा हूं, मैं अपने कम्युनिटी को खोज रहा हूं, मैं अपने गांव को खोज रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र को खोज रहा हूं, जिले को खोज रहा हूं। हम क्योंकि हम सभी एक हैं, तो विकास की धारा में कहां पर जनजातियां हैं और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर वास्तव में कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है, या कुछ ऐसे तथ्य हैं जो शायद शासन के उस स्तर पर, टॉप स्तर पर ढंग से नहीं पहुंचे हैं, वो सारे विषय ढूंढने की जब कोशिश की गई तो ये सारी चीजें निकल कर आई। और कविताओं का जब संकलन देखा तो देखा कि जनजाति विषय पर कोई ढंग की कविता नहीं है, राणा पूजा के बारे में कुछ कहा नहीं गया, और जनजातियों का एक उद्बोधन आता है, जय गुरु महाराज, जय सीताराम, राम राम, इस तरह के जो उद्बोधन है, उद्बोधनों पर कोई ढंग से कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इन सभी बिखरे हुए विषयों पर लिखने की कोशिश की और एक काव्य संग्रह भी निकाला। धर्मपत्नी रजनी के साथ मिलकर हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। आगे भी देखा कि विधानसभा में क्या विमर्श खड़ा हुआ है या कि और क्या सामयिक विषय है। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अपनी संस्कृति को देश के सामने लाने का प्रयास किया अपनी पुस्तकों के माध्यम से, उसी तरह से जैसे अभी भारत सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, इससे जो जनजातीय संस्कृति के जो जुड़े हुए लोग हैं, जो जनजातीय संस्कृति है, जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो किस तरह से खुद भी प्रयास करें ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके, वो कौन से प्रयास हो सकते हैं? निश्चित रूप से हेमलता जी, इसमें बहुत बढ़िया ये है कि एक तो गौरव दिवस के माध्यम से सारे विषय निकलकर धरातल पर आ रहे हैं। तो जो जिसकी जहां रुचि है, किसी ने प्रश्न खड़ा किया कि हमारा इतिहास नहीं लिखा गया, कौन लिखेगा? आप एक बार लिखिए, आज की तारीख में जो लोक गाथाएं, लोक गीत हैं और जो किंवदंतियां हैं, ये सारी के सारी इतिहास के साक्ष्य होने लगे। तो इनको अगर जब संकलन करेंगे तो ये बात निकल कर आएगी। युवाओं ने काफ़ी ऐसे प्रयास शुरू भी किए हैं, विश्वविद्यालय भी इसमें निकल कर आगे आ रहे हैं। जनजाति समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं, उनके सामने भी विमर्श का एक विषय जा रहा है, लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कलम की ताकत को आज की तारीख में गढ़ा जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम राजस्थान में 25 ऐसे युवाओं को खड़ा करें जो लिखते हो। लिखते हो का मतलब समाज का मार्गदर्शन करते हो, राष्ट्र की संस्कृति को समन्वित ढंग से रखते हो और एक अच्छा विचार लाते हो जो हम सभी के लिए काम का हो, समाज को बांधता हो। इन विचारों को क्योंकि बिखेरने वाला, कई बार ऐसा लगता है कि जनजाति क्षेत्र में एक बात फेंक दी और वो बात जब चल जाती है तो वो, लेकिन वो बात नकारात्मक ढंग से वाली जो बात होती है बहुत जल्दी फैलती है। भोला भाला क्षेत्र है, डिसकनेक्टेड है और शायद प्रबोधन की एक लगातार कमी सी रही है, इस वजह से वहाँ जरूरत है। और आज लेकिन जिस ढंग से लोग खड़े हो रहे हैं, युवा जिस तरीके से सामने आ रहा है और जो पढ़े लिखे प्रबुद्धजन हैं वे सारे के सारे सामने आ रहे हैं, अखिल समाज के लोग सभी सामने निकल कर आ रहे हैं, जनजाति विषयों पर चिंतन करने वाले एनजीओ सामने निकल कर आ रहे हैं। कार्यक्रम में हमारा समय बहुत कम है, लेकिन आपसे संदेश दो तरह से लेना चाहेंगे। एक तो जनजातीय जो लोग हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति के विकास में उनका अहम योगदान क्या हो, और दूसरा जो आम लोग हैं, युवा लोग हैं, वो किस तरह से प्रयास करें कि मुख्य धारा से जुड़ाव हो सके जनजातीय संस्कृति का? आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से समाज और संस्कृति के जो विषय हैं, इसके लिए सरकार का कोई भी एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं है, इसके लिए समाज को अपना आप खड़ा होना पड़ता है। जो प्रेरणाएं हैं वे अखिल समाज में बिखरी हुई, उनको सबको समेटना पड़ता है। जो महापुरुषों के कही हुई बात है, क्योंकि महापुरुष जरूरी नहीं है कि किसी एक समाज में पैदा हुआ तो उस समाज का है, वो तो राष्ट्र की धरोहर है, उनके विचारों को संकलित करना होता है। और महापुरुष कोई भी हुआ, आज बिरसा मुंडा जी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बिरसा मुंडा जी की प्रेरणा हमारे लिए बहुत कीमती है, लेकिन उनको प्रतीक बनाकर जितने भी महापुरुष हुए हैं, तात्या भील हुए, तो उनकी बातें अपने लिए बहुत निकल कर आती होंगी, या फिर नागारानी है उनकी बातें निकल कर आती होंगी, तो ये सारी राजस्थान में धीरा पूजा हुए हैं उनकी बातें निकल कर आती होंगी। तो ये सारी जो प्रेरणा है उनको सभी को पॉजिटिव ढंग से समाज के सामने लाने की जरूरत है। और अखिल समाज को ये समझना होगा कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके धरातल में जितने भी मूल्य हैं, विशेष तौर पर प्रकृति पूजक के मूल्य हैं, उपनिषदों का ज्ञान है, यहाँ तक कि विद्वानों का ये मानना है कि जो ऋग्वेद के जितने भी हमारे ऋचाएं हैं उनका जो फीलिंग्स निकल कर आती हैं, उनका जो मर्म निकल कर आता है वो जनजातियों के चिंतन के आसपास है। अर्थात हम सभी क्रमशः अरण्य समाज से ग्रामीण समाज, लोक समाज और लोक समाज से हम नगरीय समाज की तरफ गए होंगे, लेकिन हम सभी को वहां अपने अपने खांचे में फिट नहीं हो जाना है, हमें वापस साझे प्रयास करने हैं। और यदि हम गए हैं तो हमें वापस आना भी है। हम सभी मिलकर यदि चिंतन करेंगे तो ये राष्ट्र की जो धरातल है वो बहुत मजबूत होगी और राष्ट्र की जो एकता है उसको ताकत मिलेगी। और जो चेतना है इस देश में जो महापुरुषों ने दी है, मार्गदर्शकों ने दी है और हमारी संस्कृति के पुरोधाओं ने दी है, वो निश्चित रूप से हम सभी के काम आएगी। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस बात से आपने बात को शुरू किया था, वो उसको एक नई ताकत
पाएगा, सार्थक हो पाएगा, मजबूती मिल पाएगी, और यही हम सभी के लिए हितकर है और शुभचिंतक है। सर, बहुत ही अहम जानकारियां, बहुत ही अहम बातें आपने जनजातीय संस्कृति पर आज दर्शकों के साथ साझा की हैं। कार्यक्रम के लिए समय निकाला आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी जी। तो आज के कार्यक्रम में जितनी भी जनजातीय संस्कृति से जुड़ी चर्चा रही है, ये बहुत अहम है। जनजातीय संस्कृति कोई अलग संस्कृति नहीं है, ये हमारी अखिल भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है और इसे हमें सहेजना है, इसे समृद्ध बनाना है। इसके लिए हम सबके साझे प्रयास की आवश्यकता है, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है माननीय मोदी जी का, वो पूरा हो सकता है और इसमें हम सबको व्यक्तिगत अपनी भूमिका निभानी होगी। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।